हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। लास्ट लेक्चर में मैंने सोल्यूशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस कराए थे। आज जो भी बचे हुए फार्मूला है आज मैं उसको डिस्कस कराऊंगी। जैसे सोल्यूशन चैप्टर में सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लॉ जिसे हम कहते हैं राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ जो होता है वॉलेटाइल लिक्विड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि ये जो वॉलेटाइल लिक्विड का सोल्यूशन बनता है उसके अकॉर्डिंग राउल्ट लॉ को जो है डिफाइन किया गया है। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी, जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है कंपोनेंट 1 जिसे हम सॉल्यूट बोल सकते हैं, और दूसरा होता है कंपोनेंट 2 यानी कि सॉल्वेंट। तो मिनिमम दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए हम कोई कंपोनेंट 1 ले लें, यानी कि फॉर कंपोनेंट 1, ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा P1 और मोल फ्रैक्शन हो जाएगा X1। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारा आ जाता है P01। ये P0 जो होता है ये वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और P1 क्या है? P1 है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। और इस तरह X1 क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। इसी तरह ये तो कंपोनेंट 1 का हो गया। इसी तरह कंपोनेंट 2 के लिए अगर हम डिफाइन करें तो कंपोनेंट 2 के लिए क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, यानी कि ये भी पार्शियल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा राउल्ट लॉ है। और ये टोटल जो लॉ दिया गया है वो वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब जो सॉल्यूशन बना है वो वॉलेटाइल लिक्विड का बना होता है, वॉलेटाइल लिक्विड। या हम ऐसे कह सकते हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। तो इसके अकॉर्डिंग राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी में डाल्टन लॉ भी आ जाते हैं। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग डाल्टन्स ने क्या कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होते हैं वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होते हैं, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर है P टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, यानी कि P1 प्लस P2। अब डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर डाल्टन के लॉ को राउल्ट लॉ से मिक्स कर दिया जाए तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P01 X1 प्लस P02 X2। तो ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। ये जैसे P01 है तो ये सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट 1 का है, ठीक है, सॉरी इसको लिखना भूल गए थे। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर, ये हो गया वेपर प्रेशर, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर ये है, कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर ये है। टोटल वेपर प्रेशर अगर हमको निकालना होगा तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। और इसकी जब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा P01 X1 प्लस P2 प्लस X2। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत से आते हैं।
ठीक है, राउल्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। दूसरा आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला आ जाता है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन भी आते हैं और इससे रिलेटेड फार्मूला भी होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला हम ले लेते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इलेवेशन का मतलब कैसे बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो किसी भी बॉइलिंग पॉइंट का अगर इलेवेशन पॉइंट हमको निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं और वो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टी बी से शो करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर होता ही है, तो इसको डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसको कहा जाता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है के बी, जिसे कहा जाता है मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू एम। ये हो गया हमारा इलेवेशन पॉइंट निकालने का एक फार्मूला। तो टीबी, डेल्टा टीबी क्या है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, केबी क्या है, ये एक तरह का कांस्टेंट है, और एम क्या है, ये मोलर कंसंट्रेशन है। और इस जो इसको जो केबी है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट, इलेवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, इस केबी की यूनिट होती है केल्विन इंटू केजी मोल इनवर्स। ठीक है, कभी कभी केबी की यूनिट भी पूछती है, तो ये हो गया के इंटू के जी इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिप्रेशन है, यानी कि क्या कमी हो जाती है। ये सब वॉलेटाइल लिक्विड के लिए होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी तो टेम्परेचर, एफ लगा देंगे तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी है मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। अब इस इक्वल को अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है के एफ, ये भी एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इसको क्या कहा जाता है, के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी भी यूनिट वही होती है जो एलिवेशन की होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन निकालना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन निकालना हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहीं पे लिख देते हैं, तीसरा आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पाई से डिनोट किया जाता है, और पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी। ठीक, सी हमारा कंसंट्रेशन है,
आर गैसियस कांस्टेंट है और टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है, वो इन केल्विन में होता है। ठीक, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्यूट का है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट का मोल्स लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को अगर हम मान लेते हैं सॉल्वेंट हमारा 1 है और सॉल्यूट 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, N2। तो यहाँ पे हो हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 अपॉन V। V का मतलब होता है वॉल्यूम, RT। तो अगर इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वेयर N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट की वजह से ही कंसंट्रेशन लो से हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोल्स किसका लिखना होगा, सॉल्यूट का लिखना होगा। और ये जो V है, V इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो इस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 फार्मूले हो गए, एक राउल्ट लॉ हमने बताया, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताया, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताया, और चौथा हमारा हो गया फोर्थ वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखवाए हैं या जितने भी हमने फार्मूला लिखवाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।